हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एकेडमी पे। तो आज का हमारा ये दूसरा क्लास है इन्वायरमेंटल स्टडीज का, और हम आज पढ़ने वाले हैं जो पहले सीटेट में पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट सवाल जो हर बार पूछे जाते हैं, उसको हम बारीकी से इस क्लास में पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो आज का पहला सवाल है, भारत का वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, जो सबसे पुराना है और इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। अभी नया नाम कुछ और है, लेकिन जब इसे पहले जो है इसका नाम हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। वो कौन सा नेशनल पार्क है जिसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था? ये सवाल अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसे याद कर लेना है। ये सवाल रिपीट होते रहते हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है गिर राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। तो हेली नेशनल पार्क, जिसे पहले हेली नेशनल पार्क कहते थे, आज उसे हम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इसे आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सर्दियों में जब हमारे हाथ पैर की त्वचा शुष्क हो जाती है, जब देखते हैं हम लोग सर्दी आती है तो हम लोग का हाथ पैर क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है। तो पहले दादी नानी अक्सर एक घरेलू नुस्खा अपनाती थी। वो कौन सा मिश्रण है जिससे त्वचा मुलायम रहती थी? जब पहले ठंडी में, सर्दी के मौसम में हाथ वगैरह सूख जाते थे, तो दादी नानी जो एक घरेलू नुस्खा बनाती थी, अपनाती थी, और उसमें कुछ कुछ सामान जो है मिला करके बनाती थी उस नुस्खे को। तो वो नुस्खा कौन सा है, इसके बारे में हमको आंसर करना है। तो पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन। दूसरा ऑप्शन है नारियल तेल और नमक। तीसरा ऑप्शन है दूध की मलाई और हल्दी। ऑप्शन डी में है सिरका और पानी। तो जब सर्दियों में हमारे हाथ पैर की जो स्किन होती थी वो ड्राई हो जाती थी, तो हमारे घर में अक्सर दादी नानी जो है घरेलू नुस्खा अपनाती थी, और उसमें गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन मिला करके हमारे त्वचा को सॉफ्ट बनाया करती थी, है ना। बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। आज भी हम लोग क्या करते हैं, जब ठंडियों के मौसम में हमारे हाथ पैर फटने लगते हैं या हमारा चेहरा शुष्क होकर के फटता है, तो हम लोग क्या करते हैं? पॉन्ड्स क्रीम यूज करते हैं, कोल्ड क्रीम के नाम से यूज करते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले हमारी दादी ने क्या करती थी? गुलाब जल, नींबू का रस और ग्लिसरीन मिला करके एक पेस्ट बना करके हम लोग को लगाती थी। तो हमारे जो ड्राई स्किन होते थे वो क्या हो जाते थे? वो मॉइस्चराइज हो जाते थे, है ना। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, सिंकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग पुराने समय में मलेरिया की दवाई बनाने के लिए किया जाता था? वो कौन सा पेड़ है जिसे हम यूज करके मलेरिया की दवाई बनाते थे पहले के वक्त में? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पेड़ की जड़ें, यानी कि पेड़ का कौन सा भाग था जिसको हम यूज करके मलेरिया की दवाई बनाते थे पहले समय में? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पेड़ की जड़ें, ऑप्शन बी में है पेड़ की पत्तियां, ऑप्शन सी में है पेड़ की छाल,
यानी कि बार्क। ऑप्शन डी में है पेड़ के बीज। तो हम जो पेड़ के जिस भाग का उपयोग करते थे वह है हमारा पेड़ की छाल। पेड़ की छाल को क्या करते थे, छील करके और उसे सुखा करके और उसके बाद उसको बारीक पीस करके, है ना, हम लोग उसकी दवा बनाते थे पहले मलेरिया को भगाने के लिए। तो ये भी सवाल आता है, ये भी सवाल आपका बनेगा कि वो कौन सा पेड़ है जिसे मलेरिया की दवाई तैयार होती थी। वो कौन सा ऐसा पेड़ है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता था। वो कौन सा पेड़ है जिसका इस्तेमाल मलेरिया की दवाई बनाने में किया जाता था। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है सिंकोना का पेड़। कौन सा पेड़? सिंकोना का पेड़। ठीक ना। यानी कि एक सवाल से, एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बन गए। इस बात का ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, कहीं मिस ना होना चाहिए, है ना। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात के लोग दाल के साथ चपाती रोटी खाते हैं और उनकी दाल में एक खास स्वाद होता है। वे दाल मुख्य रूप से क्या डालते हैं? वह दाल में मुख्य रूप से क्या डालते हैं? गुजरात के लोग जो दाल के साथ रोटी खाते हैं तो उनकी दाल में खास स्वाद होता है ना, डिफरेंट टेस्ट होता है। तो वो जो दाल मुख्य रूप से दाल में क्या डालते थे? ऑप्शन ए कहता है बहुत सारा लहसुन। ऑप्शन बी कहता है चीनी या गुड़। ऑप्शन सी कहता है नारियल का तेल। ऑप्शन डी कहता है काली मिर्च। तो गुजरात के लोग जो है दाल जो बनाते थे, दाल में जो ख़ास स्वाद होता था वो होता था चीनी या गुड़, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना। वो होता था क्या? वो होता था हमारा गुड़ और चीनी या गुड़, है ना। चीनी या गुड़ डालते थे तो खास सा स्वाद जो है आता था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए दोस्त, कैसा कैसा मज़ेदार क्वेश्चन सब है। कहता है कि हमारे देश में किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश के लोग नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते थे? ऑप्शन ए में है गोवा। ऑप्शन बी में है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन सी में है केरल। ऑप्शन डी में है पश्चिम बंगाल। तो वह केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ नारियल के तेल से बनी समुद्री मछली जो है खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 गोवा। गोवा में नारियल के तेल से बनी हुई समुद्री मछली लोग खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। बावरी स्टेपवेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? बावरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बावड़ी का मतलब होता है कि हम जल को जमा करने, यानी कि जल का संग्रह, जल को संरक्षण या भंडारण के लिए हम लोग बावड़ी का यूज करते थे। किसका यूज करते थे? पहले के वक्त में क्या यूज करते हैं? बावड़ी का यूज करते हैं। अभी भी यूज होता है कहाँ? तो वो रेगिस्तानी इलाके में, जहाँ जैसे राजस्थान हमारा हुआ, जहाँ पानी की कमी है वहाँ क्या है? बावड़ी का इस्तेमाल करते थे वो पानी के भंडारण के लिए। तो ऑप्शन कहता है यह केवल वर्षा के पानी को सजाने की एक कला है। यह जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। तीसरा ऑप्शन कहता है इसका उपयोग सामुदायिक स्रोत के रूप में किया जाता था। ऑप्शन डी कहता है, ऑप्शन 3 सही विकल्प क्या है? ऑप्शन ए में 1, 2। ऑप्शन बी में है केवल 2 और 3। ऑप्शन सी में है 1, 2, 3 सभी। ऑप्शन डी में है केवल 1। तो जब बावड़ी जो बनाई जाती थी
तो आपको मैंने बताया कि यह जल भंडारण के लिए किया जाता था। जहाँ पानी की कमी होती थी तो बारिश जब होता था तो उसमें पानी क्या होता था, जमा होता था, और उसी पानी का यूज करके लोग अपना गुजर बसर करते थे, है ना। तो इसे ही बावरी बोलते हैं, है ना। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बी। हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा बी। क्यों? यह जल भंडारण और संरक्षण की एक पारंपरिक प्रणाली है। इसका उपयोग सामुदायिक स्रोत के रूप में किया जाता है। सामुदायिक का मतलब यानी कि जो एक जगह पे रहते थे, है ना, एक समाज के लोग, सभी लोग उस बावरी से पानी निकाल करके यूज कर सकते थे, पी सकते थे, है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। जो भी आपके साथी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो पेपर 1 हो की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप इस वीडियो का लिंक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, तरुण भारत संघ नामक संस्था किस कार्य के लिए जानी जाती है? इसके अगुवा राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या हमको फ़ायदा हुआ, इसमें 2 क्वेश्चन बने। क्या बने? 2 सवालात बने। पहला तो तरुण भारत संघ नामक संस्था किस कार्य के लिए जानी जाती है, पहला क्वेश्चन है। क्या है? तरुण भारत संघ जो नामक संस्था है वो किस कार्य के लिए जानी जाती है, और जिसके अगुवा, जो उसके लीडर थे, राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो राजेंद्र सिंह थे उसको जल पुरुष कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा आपको कि जल पुरुष किसे कहा जाता है, जल पुरुष किसे कहा जाता है, तो हमें याद रहेगा क्या? राजेंद्र सिंह। क्या याद रहेगा? राजेंद्र सिंह को क्या कहते थे? राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहते थे। क्या कहा जाता था? जल पुरुष कहा जाता था ना। तो ये सब छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में स्टोर करना सीखिए और उसको याद कीजिए। पहला ऑप्शन है वनों के संरक्षण के लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है पुरानी झीलों और तालाबों को पुनर्जीवित यानी कि पुनः निर्माण करने के लिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। अनाथ बच्चों की शिक्षा देने के लिए। तरुण भारत जो संघ था वो क्या था? वो पुरानी जो झीलें हुआ करती थी और तालाब हुआ करते थे उसको पुनः जीवित करते थे। क्या करते थे? पुनर्जीवित करते थे, यानी कि उसका रिकंस्ट्रक्शन करते थे, है ना। क्या करते थे? वो रिकंस्ट्रक्शन करते थे। किसका? तो पुरानी झीलों का और पुराने तालाबों का। बढ़ते हैं, और हमको याद होना चाहिए कि तरुण भारत संघ के जो लीडर थे राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डाल देगा 4 ऑप्शन, तो उसमें हम जाने हुए रहेंगे, जानेंगे कि उन्हें क्या कहा जाता था, जल पुरुष। एकदम तुरंत बन जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमारा, एक छोटे से पौधे या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला हैंगिंग नेस्ट बनाने वाला पक्षी कौन सा है? एक छोटे से पौधे या झाड़ी की शाखा से लटकता हुआ घोंसला बनाने वाला पक्षी कौन है जो हैंगिंग नेस्ट बनाता है? तो ऑप्शन ए में है शकरखोरा, जिसको सन बर्ड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी में है कौवा, क्रॉव। ऑप्शन सी में है बया, वेवर बर्ड, जिसे वीवर बर्ड कहते हैं। ऑप्शन डी में है कलचीरी, इंडियन रॉबिन। तो हम लोग जानते हैं कि वो जो लटकता हुआ घोंसला होता है यानी कि पौधे के झाड़ी में या पौधे में, तो वो होता है शकरखोरा का। किसका? सन बर्ड का होता है। किसका? सन बर्ड का होता है। हमारा ऑप्शन कौन सही होगा? शकरखोरा। याद कर लेना है, क्या होगा? शकरखोरा। हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 शकरखोरा, जिसको हम सन बर्ड के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने देखा होगा
कि कुछ कुछ पेड़ों में अमूमन हम देखते हैं, हम लोगों ने देखा है कि आप तार गाछ देखे होइएगा, है ना, उसके तार गाछ में ये घोंसला बनाए रहते, तार गाछ के ऊपर पत्तों पे उल्टा घोंसला बना करके ये सनबर्ड का घोंसला रहता है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है ऊंधियो सर्दियों में गुजरात के खेतों में बनाई जाने वाली एक खास तरह की सब्जी। कौन सी सब्जी है? ऊंधियो जो है, ऊंधियो सर्दियों में गुजरात के खेतों में बनाई जाने वाली एक खास तरह की सब्जी है। इसे कैसे पकाया जाता है? अब देखिए, पकाने के बारे में भी जानना है तो ऑप्शन ए कहता है कढ़ाई में बहुत सारा तेल डालकर तला जाता है। ऑप्शन बी कहता है घड़े को उल्टा रखकर कोयले के अंगारों के बीच मटके को बंद करके भाप में पकाया जाता है। ऑप्शन सी कहता है पानी में उबालकर सूप की तरह बनाया जाता है। ऑप्शन डी कहता है तवे पर सेक कर बनाया जाता है। तो ऊंधियो जो सर्दियों में गुजरात के खेतों में बनाई जाने वाली एक ख़ास तरह की वेजिटेबल्स है, तो उसको जो हम पकाते हैं, कुक जो करते हैं, उसको कैसे करते हैं, कुकिंग उसका कैसे करते हैं? तो ऊंधियो जो है हम घड़े को उल्टा रख देते हैं, कोयले के अंगारों के बीच मटके को बंद करके भाप में पकाया जाता है। किसको? तो ऊंधियो को। किसको? ऊंधियो को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है हमारे कि मधुमक्खी जो हनी बीज होते हैं, मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इससे तो क्वेश्चन आना 100% है। इससे क्वेश्चन आना सीटेट में 100% फिक्स रहता है ना, 100% आएगा ही। कहता है मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए कहता है छत्ते में सभी मधुमक्खियाँ अंडे देती है। सभी मधुमक्खियाँ तो अंडे नहीं देती हैं, उसमें कुछ मेल भी होते हैं और फीमेल जो मधुमक्खियाँ होती है वही अंडा देती है। ऑप्शन बी कहता है छत्ते में केवल कुछ ही नर मक्खियाँ होती है जो बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं। ऑप्शन सी कहता है कि रानी मक्खी अंडे देती है और श्रमिक मक्खियाँ दिन भर काम करती है, वर्ष ढूंढती है। ऑप्शन डी कहता है नर मक्खियाँ छत्ते के लिए सबसे ज़रूरी काम करती है। तो मधुमक्खियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, क्योंकि रानी मक्खी ही अंडे देती है और श्रमिक मक्खियाँ जो काम करने वाली मक्खियाँ होती है वो दिन भर क्या करती है? काम करती हैं, वो रस ढूंढती है। यानी कि मक्खियों का काम सबका बटा हुआ रहता है ना, सबका बटा हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा? करेक्ट होगा कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है और श्रमिक मक्खियाँ दिन भर काम करती है, वो रस ढूंढती है। रानी मधुमक्खी जो होती है वो अंडे देती है और जो नर मधुमक्खी होते हैं, मक्खियाँ होती है, वो क्या करती है? वो बाहर जाके रस ढूंढती है और दिन भर काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर अपने साथी को उसी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? देखिए, ये भी साथी दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर हर सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो हम इसको ज़रा ध्यान से पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ऑप्शन ए है रेशम का कीड़ा, जिसे सिल्क वर्म बोलते हैं। ऑप्शन बी है बाज ईगल। ऑप्शन सी है चमगादड़, जिसे बैट बोलते हैं। ऑप्शन डी है कैट, बिल्ली। तो वो कौन सा? तो वो जो है जानवर, वो है रेशम का कीड़ा, जो क्या कर लेता है? अपने साथी को कई किलोमीटर दूर से ही उसकी गंध से पहचान लेता है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हमारा 12 क्या कहता है? मिजोरम में की जाने वाली
जो झूम की खेती होती है, जिसे झूम फार्मिंग कहते हैं, तो उसके बारे में सही कथन चुनना है। मिजोरम में झूम की खेती होती है। कहाँ होती है? मिजोरम में होती है। और ये खेती क्या है? ये खेती है जब हम कोई फसल काट लेते हैं, कोई फसल किया और काट लिया गया, और फिर उसे क्या करते हैं, फिर उसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फसल कटने के बाद कुछ दिनों के लिए, कई साल के लिए ऐसे छोड़ देते हैं। अब फिर उसमें जो जितने भी खरपतवार होते हैं सभी को जला देते हैं, और जलाने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसमें फिर से खाद वगैरह डाल करके फिर से कल्टीवेट करते हैं और फिर फार्मिंग करते हैं। तो मिज़ोरम में की जाने वाली जो झूम की खेती है उसके बारे में सही कथन चुनना है। तो ऑप्शन ए कहता है एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है इस खेती में रासायनिक खादों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ये तो गलत है। ऑप्शन सी कहता है ज़मीन को गहरे हल से जोता जाता है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी कहता है इसमें मुख्य रूप से गेहूं की खेती की जाती है, ये भी गलत है, क्योंकि यह ट्रांसफरिंग कल्टीवेट है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है नीचे दिए गए किस राज्य में कांसा ब्रोंज का उपयोग प्राचीन काल से तोप और मूर्तियां बनाने में किया जाता रहा? यह किन दो धातुओं का मिश्रण है? जो ब्रोंज होते हैं, हमने परसों की क्लास में बताया था कि ब्रोंज जो है बाबू तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका? तांबा और टीन का मिश्रण है, जिसे हम ब्रोंज बोलते हैं, जिसे हम कांसा बोल लेते हैं। उसको प्राचीन काल में उसकी मूर्तियाँ और उसके तोप बनाए जाते थे, है ना। और यह तांबा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? हमारा ऑप्शन नंबर ए, तांबा और टीन का मिश्रण। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तो उसे रास्ते में पश्चिमी घाट वेस्टर्न घाट की कई सुरंगें मिलती है। ये सुरंगें किन पहाड़ियों में हैं? तो हम पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी कहता है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी में है पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो जब हम ट्रेन से अहमदाबाद की ट्रेन से केरल की यात्रा करते हैं तो उस रास्ते में जो पश्चिमी घाट है उसमें कई सुरंगें मिलती हैं। तो ये सुरंगें किन पहाड़ियों में होती है? तो ये सुरंगें हमारी जो है पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ में होती है। हमारा ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। किस घाट में? पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ में होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कहता है रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए मिला था? रोनाल्ड रॉस को आप लोग जानते होइएगा, उन्होंने एक बहुत महान काम किया था, है ना। किस जगत में? तो चिकित्सा जगत में। कौन? रोनाल्ड रॉस ने। और उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने सिद्ध किया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट होते हैं उससे होता है, और मच्छर इसके वाहक है। जो मलेरिया को डालता है वो कौन है? ले जाने वाला, लाने वाला वो मच्छर है। तो इसने सिद्ध किया कि मलेरिया जो फैलता है वो प्लाज्मोडियम के कारण फैलता है, और इसका जो वाहक है वो क्या है? वो हमारा मच्छर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है कक्षा 5 के शिक्षक एक एल्युमिनियम फॉयल लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं, वह तैरता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम लोग एल्युमिनियम फॉयल का यूज रोटी वगैरह को रखने में रखते हैं, रोटी वगैरह को
ढकने का काम करते हैं, और या कहीं जाते हैं तो एल्युमिनियम फॉयल में लपेट करके ले जाते हैं। वो बहुत हल्का होता, तो उसे पानी में डालते हैं, वह तैरता है। फिर वे उसे मोड़कर एक गोली बनाते हैं और जोर से दबाकर पानी में डालते हैं तो वो डूब जाता है। यह गतिविधि बच्चों में किस प्रक्रिया प्रोसेस स्किल का विकास करेगी? अब बताइए, सवाल को गौर से सुनिएगा। कक्षा 5 के शिक्षक एक एल्युमिनियम फॉयल लेते हैं और उसे पानी में डालते हैं, वह तैरता है। फिर वे उसे मोड़कर एक गोली बनाते हैं और जोर से दबाकर पानी में डालते हैं तो वह डूब जाता है। यह गतिविधि बच्चों को किस प्रक्रिया कौशल का विकास करेगी, किस प्रोसेस स्किल का विकास करेगी? तो पहला ऑप्शन कहता है क्लासिफिकेशन का काम करेगी। भाई यहाँ तो क्लासिफिकेशन का वर्क ही नहीं हो रहा, वर्गीकरण का काम ही नहीं हो रहा। ऑप्शन बी कहता है मेजरमेंट, यहाँ मेजरमेंट का कोई काम ही नहीं है। ऑप्शन सी अवलोकन और परिकल्पना, यानी कि ऑब्जर्विंग और हाइपोथेसिसिंग का काम होता है। जी हाँ। और ऑप्शन डी में केवल वाले शब्द हमेशा क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं, है ना। तो हमें केवल वाले, सिर्फ वाले शब्द जो है उन्हें इग्नोर कर देना। तो जब हम कोई काम कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो बच्चा क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है, और वो अपने आप को परिकल्पना करता है, हाइपोथेसिसिंग करता है ना, परिकल्पना करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा अवलोकन और परिकल्पना का, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका बच्चों को जल की कमी पर एक नाटक रोल प्ले आयोजित करने को कहती है। इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? यानी कि प्राइमरी लेवल पर एनवायरमेंटल स्टडीज में के जो टीचर हैं वो बच्चों को जल की कमी, यानी कि जल की कमी पर एक क्या करवाती है? रोल प्ले करवाती है, आयोजित करवाती है। तो इसका सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन हमारा ए कहता है बच्चों को पढ़ाई से ब्रेक देना और मनोरंजन करना। जी नहीं। ऑप्शन बी कहता है हमारा बच्चों की अभिनय कला को सुधारना ताकि वो एक्टर बन सके। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी कहता है जल संरक्षण के प्रति बच्चों के वास्तविक जीवन, जो रियल लाइफ है बच्चों को जो दैनिक जीवन है, उसके दृष्टिकोण और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। जी हाँ, रोल प्ले यही सिखाता है कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में अपनी जो दैनिक जीवन है उसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे वो देखते हैं, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसका नज़रिया क्या होता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि रोल प्ले जो है, रोल प्ले ईवीएस में बहुत ही असरदार होता है। क्या होता है? प्राथमिक लेवल पे जो ईवीएस की क्लास होती हैं वहाँ रोल प्ले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ना। रोल प्ले जो है, नाटक जो है, एक बेहतरीन माहौल प्रयुक्त करता है बच्चों के लिए कि वो अपने जो दैनिक जीवन जीते हैं तो वो बच्चा उसके बारे में सोच सके, जान सके और खुद को पानी का संरक्षण कर सके और दूसरों को भी पानी का संरक्षण करने को कहे, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल 18 नंबर सवाल पे। 18 नंबर हमारा कहता है ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में सपेरों, किसानों और आदिवासियों की कहानियाँ को क्यों जोड़ा गया? अब देखिए ईवीएस में ये है, पाठ्य पुस्तक में ये दिया हुआ, ये स्टोरी दिया हुआ, सपेरों की कहानी है, किसानों की कहानी है, आदिवासियों की कहानी को क्यों जोड़ा गया है? तो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन ए कहता है बच्चों को यह बताने के लिए कि उनका जीवन बहुत आसान होता है। ऑप्शन बी बच्चों में संवेदनशीलता विकसित करने के लिए
कि समाज के विभिन्न वर्गों के ज्ञान का अपना महत्व और वे क्रूर नहीं होते, वे होते नहीं हैं। ऑप्शन सी कहता है पाठ्य पुस्तक के पन्नों को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन डी कहता है परीक्षा को कठिन बनाने के लिए। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों में संवेदनशीलता। जहाँ बच्चे के बारे में कहे, बच्चे के बारे में ही असल देखना है, बच्चे के बारे में ही बच्चे में ही संवेदनशीलता विकसित करनी है कि समाज के विभिन्न वर्ग जो होते हैं उसमें ज्ञान का भी अपना महत्व होता है ना। वे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप या एजुकेशनल टूर का मुख्य लाभ क्या होता है? हम लोग अपने बच्चों को जो हम लोग पढ़ाते हैं तो अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप भी करवाना बहुत ज़रूरी है। स्कूल ट्रिप या फील्ड ट्रिप भी करवाना बहुत ज़रूरी है, जिससे बच्चा क्या करे, देख करके चीज़ों को सीखे। ऑप्शन ए कहता है ये स्कूल की फीस वसूलने का एक तरीका। जी नहीं, ये फीस वसूलने का तरीका नहीं है। यह बच्चों को भी भारी वस्तुओं से आज़ादी देता है। जी नहीं। ऑप्शन बी सी कहता है यह क्लासरूम की सीख को बाहरी वास्तविक दुनिया से जोड़ता है और प्रत्यक्ष अनुभव देता है। यानी कि हमेशा हमें क्या करना है, बच्चों को की लाइफ को दैनिक जीवन से जोड़ना है। जो बच्चे के आए दिन जो ज़िंदगी होती है उसके बारे में हमें क्या करना है, बच्चे को जोड़ना है, वास्तविक दुनिया से जोड़ना है। तो ऑप्शन डी कहता है इससे केवल शिक्षकों को आराम मिलता है। जी नहीं, फील्ड ट्रिप से शिक्षक को कोई आराम नहीं मिलता, हमें बच्चों के बारे में सोचना है और वो जो क्लासरूम है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 20 की तरफ। हमारा 20वां सवाल कहता है एक शिक्षिका बच्चों से कहती है अपने घर के कूड़े को 2 अलग अलग डिब्बों गीला और सूखा कूड़ा में अलग अलग करें। यह गतिविधि बच्चों के किस कौशल को दर्शाती है? अब बताइए। एक शिक्षिका है अपने बच्चों से कहती हैं कि ये एक में सूखा क्या करना है, एक में सूखा कचरा डालना है और एक में गीला कचरा डालना है। तो यह गतिविधि बच्चे को कौन सा कौशल दर्शाता है? ऑप्शन ए कहता है परिकल्पना कौशल, हाइपोथेसिसिंग। ऑप्शन बी कहता है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कौशल। ऑप्शन सी कहता है मानचित्र कौशल, मैपिंग स्किल्स। ऑप्शन डी कहता है संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन का। तो ये जो बच्चों के द्वारा कराया गया है कि गीला और सूखा पूरा जो है अलग अलग डब्बों में डालो, तो ये जो गतिविधि है, ये जो एक्टिविटी है, तो ये बच्चों को किस स्किल को दर्शाती है? तो हम क्लासिफिकेशन के बारे में क्या है, क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासिफिकेशन हमें समझाता है कि वर्गीकरण यानी कि अलग अलग है ना, गीला अलग है और सूखा अलग होता है। इसके बारे में बच्चों को क्लासिफिकेशन हम बच्चे को सीखते हैं इस एक्टिविटी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने सिखाने में पहेलियाँ और क्विज, पजल्स एंड क्विजेज शामिल करने का क्या फ़ायदा है? ईवीएस की बुक में क्या है, ईवीएस की बुक में पहेलियाँ और क्विज जो हम लोग शामिल करते हैं उससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों का? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है वे कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करने में मदद करता है, वे बच्चों में आलोचनात्मक सोच जो क्रिटिकल थिंकिंग और समस्या समाधान की क्षमता को मज़ेदार तरीके से बढ़ाते हैं। जी हाँ, वे बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्या है क्षमता को, कैपेसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी में देख लेते हैं वे समय काटने के लिए एक अच्छा साधन है।
इन्हें पाठ्यक्रम जल्दी पूरा हो जाता है। जी नहीं, ये जो पहेलियाँ और क्विज दी जाती है वो बच्चों को क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के मूल्यांकन असेसमेंट के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि ईवीएस जो प्राथमिक लेवल में ईवीएस पढ़ाए जाते हैं उसका असेसमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या सबसे अच्छा होगा। तो ऑप्शन ए कहता है साल के अंत में केवल एक लिखित परीक्षा होनी चाहिए। और उसके बाद ऑप्शन बी कहता है हमारा कि बच्चों का मूल्यांकन सतत और व्यापक कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव होना चाहिए, जिसमें उनके दैनिक कार्यों और व्यवहार को देखा जाए। ऑप्शन सी में बच्चों को केवल उनके नंबरों के आधार पर रैंक देनी चाहिए। ऑप्शन डी में है बच्चों का कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। तो केवल वाले जो शब्द होते हैं वो हमें क्या करने हैं, केवल या सिर्फ ये हटा देने हैं। रैंकिंग है ना, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा। क्यों, क्योंकि बच्चों का जो मूल्यांकन होना चाहिए वो कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव होना चाहिए, जिसमें उनके दैनिक कार्यों जो डेली जो उन्होंने वर्क किया है और उनका जो बिहेव है उसको देखा जाए, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 23 हमारा कहता है, जो हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि ईवीएस की कक्षा में लिंग रूढ़िवादिता जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होते हैं को चुनौती देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। जो क्या है, लिंग रूढ़िवादिता जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा देता है, उसको चुनौती देने के लिए क्या करना चाहिए। ऑप्शन है लड़कियों को केवल सुई धागे और सिलाई का काम सिखाना चाहिए। तो हमने आपको पिछले भी सवाल में आपको कहा था कि जहाँ केवल वाले शब्द दिखाई दे उसको हमको क्या करना है, इग्नोर कर देना। फिर अगले ऑप्शन में चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा कहता है कि लड़कों और लड़कियों को ऐसे उदाहरण देना चाहिए जहाँ महिलाएं ऑटो हवाई जहाज चला रही है और पुरुष खाना बना रहे हैं, गैर पारंपरिक भूमिकाएं। ऑप्शन सी में लड़कों को भारी काम और लड़कियों को हल्के काम देना चाहिए। ऑप्शन डी में इस विषय पर कक्षा में कोई बात नहीं करनी चाहिए। जी नहीं, तो इसके बारे में क्या करना चाहिए, लड़कों और लड़कियां को ऐसे एग्जाम्पल्स दें जहाँ क्या गर्ल्स जो है वो महिलाएं जो है ऑटो चलाती है, जहाज चला रही है और पुरुष भी खाना बना सकता है ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल पर एनवायरमेंटल स्टडीज को इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत विषय माना गया। इसका अर्थ क्या है, हमारा 1 से लेकर के 5 तक जो पर्यावरण में इंटीग्रेटेड एनसीएफ जो कहता है कि 1 से 5 में हमारा सोशल स्टडीज, हमारा साइंस और हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज सब एक ही में होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, है ना। उसका क्या मतलब होगा, तो ऑप्शन ए है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा को एक साथ मिलाकर पढ़ाना। केवल इतिहास, केवल वाले शब्द हमने आपको बोला, इसे क्या करना है, इसे पहचान करके इसको क्रॉस कर देना है। गणित के साथ पर्यावरण को जोड़ना, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से परिवहन, जी नहीं, पर्यावरण अंग्रेजी मीडियम से नहीं। ये हमें कहता है कि एनसीएफ जो है करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 उसके अनुसार
जो प्राइमरी लेवल पे इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को इंटीग्रेटेड किया गया, विषय माना गया, उसका मतलब ये होता है कि उसमें विज्ञान भी पढ़ाया जाता है, उसमें सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाया जाता है और उसमें पर्यावरण शिक्षा एक साथ मिलकर पढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 25 कहता है, एक ईवीएस शिक्षक अपनी कक्षा में अक्सर ओपन एंडेड प्रश्न पूछते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस, मुक्त अंत वाले प्रश्न पूछता है, जैसे अगर पृथ्वी का सारा तेल खत्म हो जाए तो क्या होगा। ऐसे प्रश्नों का क्या उद्देश्य है? यानी कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड का मतलब होता है कि हमने अगर कोई सवाल पूछा तो उसमें बच्चों को सोचना पड़ जाए, है ना। या हम क्लोज एंडेड सवाल का मतलब होता है जैसे हमने किसी बच्चों को पूछ दिया, बेटा भारत की राजधानी क्या है, तो वो बच्चा सोचेगा? जी नहीं, वो बच्चा तुरंत बता देगा कि सर भारत की राजधानी तो नहीं दिल्ली है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है। और ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है कि अगर पृथ्वी पर सूरज की रोशनी नहीं आए तो क्या होगा, है ना। अगर हवा नहीं चलेगी तो क्या हो जाएगा। तो वैसे ही क्वेश्चन एक टीचर पूछते हैं कि अगर पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों का क्या उद्देश्य होता है? तो ऐसे प्रश्नों का होता है कि बच्चों में क्या है, थिंकिंग को बढ़ाना है ना। क्या करना? थिंकिंग बढ़ाना है। समझ में आया? तो बच्चों को डराना नहीं है, क्लास में शोर मचाना नहीं है, उसकी कैपेसिटी को जांच नहीं करते हैं। हम बच्चों को क्या करते हैं, उसकी डाइवर्जेंट या क्रिएटिव जो थिंकिंग है, कल्पनाशीलता को बढ़ावा देते हैं ना। क्रिएटिव थिंकिंग या डाइवर्जेंट थिंकिंग को, अपसारी सोच को बच्चों में बढ़ाते हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 26 कहता है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की भाषा कैसी होनी चाहिए। अब बताइए, जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बुक्स होती हैं उसकी जो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, कठिन और तकनीकी शब्दों से भरी। जी नहीं, प्राइमरी लेवल में जो है वो टेक्निकल और हार्ड नहीं होनी चाहिए, केवल परिभाषा हो। जी नहीं, केवल देखिए हम ऐसे ही क्या कर दिए, इग्नोर कर दिए। ये 3 ऑप्शन थे, वो बच्चों पे प्रयुक्त नहीं हो रहे थे, बच्चों के ऊपर नहीं हो रहे थे। तो हमें बच्चों के दिन प्रतिदिन की बोलचाल, जो हमारी आम भाषा है, से जुड़ी और सहज होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। जी हाँ, सरल होनी चाहिए। समझ में आया? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा कहता है, कम्युनिटी समुदाय ईवीएस सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन क्यों, एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज क्यों। जो कम्युनिटी होते हैं तो ईवीएस सीखने के लिए एक इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज के रूप में हम क्यों लेते हैं कम्युनिटी को। ऑप्शन ए कहता है क्योंकि यह बहुत सस्ता होता है। बी कहता है क्योंकि बुजुर्गों और स्थानीय लोगों के पास वास्तविक जीवन के अनुभव और व्यावहारिक ज्ञान होता है। ऑप्शन सी क्योंकि इसमें कोई नियम नहीं होती। ऑप्शन डी क्योंकि यह केवल शहरों में पाई। जी नहीं, क्योंकि जो कम्युनिटी होती है उसमें अलग अलग उम्र के एजेस के लोग रहते हैं, उसमें जो अलग अलग एज के लोग रहते हैं उसके एक्सपीरियंस अलग होते हैं, उसके जीवन जिंदगी के जो है अनुभव अलग होते हैं, रियल लाइफ के एक्सपीरियंस अलग होते हैं, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम कम्युनिटी में रहते हैं और उसको अपने इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सीसी कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रेहेंसिव एवेल्यूशन के अंतर्गत कोर्स स्कॉलिस्टिक यानी कि सह शैक्षणिक गतिविधियों के आकलन का क्या मतलब है। तो ऑप्शन ए है केवल गणित और विज्ञान के नंबर जोड़ना। केवल वाले शब्द को क्या करना है हमें,
कट करना है, केवल टेस्ट लगाना, माता पिता के पढ़े लिखे नहीं होने की, हमें माता पिता की पढ़े लिखे होने की क्या जांच करेंगे, हमें तो बच्चों से लेना है ना भाई। तो बच्चों के जीवन के कौशल जो होते हैं, कला, खेल, दृष्टिकोण और मूल्यों का हम आकलन करेंगे। क्या करेंगे? हम उसी का ना आकलन करते हैं कॉन्टिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन में। जो बच्चों ने क्या सीखा, बच्चों में क्या कमी है, उसके बारे में जानकारी होती है। तो बच्चों के जीवन के कौशलों जैसे कला, खेल, स्किल्स, दृष्टिकोण, उनका नज़रिया क्या है, उनका वैल्यूज क्या है, उनके वैल्यू का आकलन करना है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कहता है, एक बच्चा कक्षा में बहुत कम बोलता है और अकेले रहता है। एक पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप उसे समूह गतिविधि, ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करने के लिए क्या करेंगे? अब मानिए कि आप लोग टीचर बनिएगा, आप ही लोग से सवाल है कि अगर एक बच्चा है और वो क्लास में बहुत कम बोलता है और वो अकेले रहता है, तो एक इन्वायरमेंटल शिक्षक टीचर के तौर पे आप उसे ग्रुप एक्टिविटी में शामिल करने के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन ए कहता है उसे डांट कर बात करने को कहेंगे। ऑप्शन बी कहता है उसे एक छोटी और उसकी रुचि की जिम्मेदारी सौंपेंगे ताकि वो समूह के साथ धीरे धीरे घुल मिले। ऑप्शन सी में है उसे क्लास से बाहर निकाल देंगे। ऑप्शन डी में उस पर ध्यान देना छोड़ देंगे। जी नहीं भाई, बच्चों के ऊपर करना है। क्या करना है? बच्चों के इंटरेस्ट को देखना है और उसको एक काम को सौंप देंगे और वो बच्चे धीरे धीरे क्या करेंगे? वो धीरे धीरे उस पीयर ग्रुप में घुल मिल जाएंगे और वो एक्टिविटी में शामिल हो जाएंगे। समझ में आया? तो आप अगर हमारे चैनल के साथ, आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो हमारा क्लास है के सारे का नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर पहुंचे। और हमारे सनशाइन एकेडमी को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए, है ना। और हमारे चैनल को ग्रो करवाइए, बढ़ाइए। अरे आप लोग के लिए इतना कंटेंट तैयार करना, रात रात जागते हैं, फिर उसके बाद हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको ढूंढ के लाते हैं। आप अगर ये क्लास देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो हम कंटेंट दे रहे हैं, आप पूरे यूट्यूब की क्लास को खंगाल लीजिए, उसके बाद बोलिए कि कितना हम अलग अलग तरीके से आप लोग को सिखाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। 30 पे क्या, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में स्वनिर्धारित आकलन, यानी जिसे सेल्फ असेसमेंट कहते हैं, सीखने के रूप में आकलन। किसके रूप में? सीखने के रूप में आकलन का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए शिक्षक द्वारा बच्चों की कॉपियां जांचना। ऑप्शन बी कहता है बच्चों द्वारा स्वयं के सीखने की प्रक्रिया, ताकत और कमजोरियों की पहचान करना और उन पर विचार करना। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी क्या कहता है? ऑप्शन सी कहता है कि बच्चों, ऑप्शन सी में है प्रिंसिपल द्वारा क्लास का टेस्ट लेना। ऑप्शन डी कहता है माता पिता द्वारा ट्यूशन लगवाना। जी नहीं, इसमें हमारा ऑप्शन होगा कि ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चों द्वारा जो सेल्फ असेसमेंट है वो खुद का असेसमेंट है, खुद से है। हम खुद को स्वयं सीखने की प्रक्रिया, प्रोसेस, और उसके बाद ताकत और वीकनेस का पता करेंगे, पहचान करेंगे, और जो हमारा वीकनेस है उस पर हम क्या करेंगे? दूर करने पर विचार करेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो दोस्तों, आज का हमारा ये 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। गुड नाइट, धन्यवाद।